डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में बात करेंगे ना सिर्फ एक कमोडिटी की, हम बात करेंगे बहुत सारी कमोडिटीज की और जानेंगे कि आने वाले भविष्य में क्या रहने वाला है एग्री कमोडिटी का बाजार। क्या हम निर्यात के आंकड़ों को छू पाएंगे? तो चलिए जानते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी मेरे साथ बैठे हैं आकाश गर्ग जी, जो नीमच मंडी से आए हैं। चलिए जानते हैं उनसे कि लहसुन का बाजार इस बार कैसा रहने वाला है और भविष्य में अगर हम निर्यात के आंकड़ों की बात करें तो क्या हम वो लक्ष्य जो हमें भारत सरकार ने दिया है उसे छू पाएंगे। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। लास्ट एक मंथ में हम ये देखेंगे कि बाजार ने एस्केलेट करके अप्रोक्स 150 टू 200 तक के बाजार अचीव कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारा प्रोडक्शन था वो डैमेज हुआ था, जो फार्मर्स का माल था उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से माल डैमेज हुआ था और हमारे स्टॉकिस्ट बहुत एक्टिव थे। सेकेंडली हमारी जो गार्लिक की पीलिंग इंडस्ट्री है, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री है, ये खाली पड़ी है। और ये खाली होने के कारण क्या है कि नीचे से इसको सपोर्ट अच्छा मिल रहा है कि जैसे ही अगर प्राइस नीचे डाउन होता है 5 से 10 रुपए का तो उसको सपोर्ट मिल जाता है डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री को कि वो अच्छा बूम करती है। और स्टॉकिस्ट ऑलरेडी इतने एक्टिव है कि बाजार को नीचे ही नहीं जाने दे रहे। तो ये साल में गार्लिक के लिए बहुत अच्छा है और ये साल बाजार ज्यादा नहीं घटेंगे। यहाँ से 10 से 15 रुपए की अगर प्रॉफिट बुकिंग अपन को देखने की मिलेगी तो वो वापस से ही मैम एक रैली कंटिन्यू करेगा गार्लिक। अच्छा, हमारी भारत सरकार हमें लगातार बोल रही है कि हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसान के लिए भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करती है, साथ के साथ इंडस्ट्री को भी एक डेवलपमेंट देती है। तो अगर हम गार्लिक की बात करें तो गार्लिक में वो कौन से फूड एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम डेवलप कर सकते हैं और एक फूड प्रोसेसिंग मार्केट को हम खड़ा कर सकते हैं? मैम बेसिकली बहुत सारे आइटम्स है जो गार्लिक से, क्योंकि गार्लिक एक इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। तो गार्लिक की बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे पिकल भी होता है, डिहाइड्रेशन का पाउडर बनता है गार्लिक का, गार्लिक की चिप्स बनती है। अगर इसको और अच्छे से अगर आप इसमें डिटेल में जाएं तो गार्लिक के कैप्सूल्स भी आते हैं मैम मार्केट में, जो इम्यूनिटी बूस्टर रहते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सेगमेंट्स है जो अभी तक डिस्कवर्ड भी नहीं हुआ है और मार्केट इसका बहुत कम है। तो आने टाइम में अगर हम इस पर अगर ज्यादा फोकस करें, गार्लिक से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स निकाले, गार्लिक इम्यूनिटी, गार्लिक के कैप्सूल्स निकाले, गार्लिक के पाउडर्स को अगर मैन्युफैक्चर करके उसके अगर प्रोडक्ट्स बनाए तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये इससे फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलेगा और हमारा गार्लिक एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एपिसोड में हम सिर्फ एक कमोडिटी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बहुत सारी कमोडिटी की। तो बने रहिएगा क्योंकि अब बहुत जल्दी हमारे बीच सुनील जी आने वाले हैं जिनसे हम जानेंगे दालों का क्या है बाजार। हमारी अगली कमोडिटी है दाल। दाल रोटी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक नागरिक की, हर एक भारतवासी की और पूरे विश्व के लोगों की। और अगर हम बात करें भारत की तो हमारा जो मकसद था, जो हमारी सरकार का मकसद था कि कैसे हम दालों में आत्मनिर्भर बने, तो उसी पे आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। और मेरे साथ है सुनील बलदेवा जी, आपका स्वागत है सर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि हमने बात करी आत्मनिर्भरता की, दालों में हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमारी सरकारें चाहती है कि हम एक लक्ष्य उसको जरूर टारगेट करें। तो अभी जो सर हमारी स्थिति है, हम दालें दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हम एक्सपोर्ट तक पहुंच पाएंगे? जहाँ तक मैं पिछली
फसल तक की बात करूं, पिछले साल हमने 240 लाख टन दालों का प्रोडक्शन किया था और 50 लाख टन इंपोर्ट किया था, तो 290 लाख टन हमें टोटल सप्लाई मिली थी। और जहां तक सरकार ने 2031 तक जो प्रोजेक्शन दिए हैं वो 350 लाख टन का दिए हैं। इसका मतलब 240 और 350, 110 लाख टन दालों का हमें प्रोडक्शन अगले 4 और 5 साल में बढ़ाना है, तब जाके हम डिमांड को जो है मीट करेंगे। इसके लिए हमें सबसे बड़ा चैलेंज है, जो इंपोर्ट हो रहा है वो हमारा एमएसपी से नीचे हो रहा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें यदि 50 लाख टन दाल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें हर साल 20% दाल जो है वो इंपोर्ट कम करना होगा सबसे पहले। दूसरा, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम धान और गेहूं उसके रिटर्न कितना मिल रहा है किसानों को, उस रिटर्न के हिसाब से हमें दालों पे जो है वो हमें रिटर्न किसानों को देना होगा। लेकिन दाल में जो ही भाव बढ़ने लगते हैं, सरकार को कंज्यूमर की चिंता होने लगती है, इसलिए इसमें बैलेंस बिठाने के लिए मुझे लगता है किसानों को भाव नहीं मिल पा रहे हैं। मैं अभी की बात करूं तो 5875 चने का एमएसपी है, जबकि सरकार ने केवल 16 लाख टन चना अभी तक दोनों एजेंसियों के थ्रू खरीदा है, एनसीसीएफ और नाफेड। लेकिन बाकी का जो भी चना है वो 5000 से 5200 तक की मंडियों के भाव में बिक रहा है। यदि हमारा 15% एमएसपी से नीचे माल बिकेगा तो किसान कैसे उत्साहित होगा कि वो जो है दालों की तरफ अपना पैदावार जाए दूसरी पैदावार को छोड़ के। सर, अभी अगर अपनी करंट मार्केट की हम बात करें तो अभी कौन सी वो दाल है जो किसानों को दे रही है सबसे ज्यादा मुनाफा, जो अभी हमारा चल रहा है सेशन? अभी तक मसूर के जो है, मैं इसी फसल की बात कर रहा हूँ, चने और मसूर की फसल आती है। मसूर की फसल, हालांकि मसूर के भाव जो है एमएसपी से, मोटी मसूर के एमएसपी से नीचे है, छोटी मसूर के एमएसपी से काफी ऊपर है। तो कुल मिला के किसानों को जो है मसूर पे दालों की, जहां तक मैं बात करूं, केवल रिटर्न अच्छी मिल रही है। लेकिन चने पे रिटर्न, उनको कॉस्ट मिल रही है चने पे, लेकिन ऐसी रिटर्न नहीं मिल रही कि वो गेहूं और चने या दूसरी फसल को छोड़ के चने की तरफ मुड़े। क्योंकि चने की जो पर हेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है वो 10 MT के आसपास होता है, जबकि गेहूं की 25 MT के आसपास होता है। यदि हम गेहूं की एमएसपी की बात करें तो गेहूं में एमएसपी में यदि 75,000 रुपये मिलेगा तो इसका एमएसपी से कैलकुलेट करेंगे तो 58,000 समथिंग मिलेगा। तो ये गैप को हमें मीट करना होगा। यदि हम चाहते हैं, वास्तव में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हमें इसके बारे में जरूर सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपनी सारी सलाह हमसे शेयर करने की, और हमारे सभी किसान भाइयों को इससे लाभ भी मिलेगा। आप देखते रहिए और बने रहिए, चर्चा जारी है। अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा जारी है। और अभी हमारे साथ परवेश जी बैठे हुए हैं, जो हमें इंटरनेशनल मार्केट के बारे में हमें वो बताएंगे कि किस तरह से इंडिया में वो अपॉर्चुनिटीज है कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट इंडिया से जुड़ सके। क्योंकि जब तक ग्लोबली हम वर्क नहीं करेंगे, हमारा एग्री एक्सपोर्ट हमेशा सफर करेगा। तो चलिए सर, आपका हमारे प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरीके से हमारी जो एग्री एक्सपोर्ट्स है जो सफर कर रही है, जो रीजन है हम अचीव करना चाह रहे हैं, टारगेट बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, बट क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे और कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट को इंडिया में प्लेस कर पाएंगे ताकि एक और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो सके? आपका जो आज का विषय है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि दुनिया जो आज की अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है, जिसमें हमारे को मालूम नहीं कल का क्या होगा, हर एक इंसान के लिए एक अम्मा मामा का सवाल बन चुका है। इसमें हमारे देश के बहुत ही बड़ी जो योगदान हम लोग दे सकते हैं वो ये है
कि आज की डेट में हम बायलैटरल रुपी मैकेनिज्म में किन किन देशों से काम बढ़ा सकते हैं अपना, और जितना हम अपनी मुद्रा पे काम करेंगे उतना ही हमारा देश और तरक्की में जाएगा और हमें किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने वाली। और दूसरी मेरी सुझाव ये है हमारे भारत सरकार को कि कल जो हमारे सरकार में मोदी साहब ने बताया है कि अपने देश में काफ़ी मुश्किल आ सकती है मुद्रा की, उसमें ऐसा है कि आज हर एक भारतीय नागरिक जो विदेश में बैठा हुआ है उसको एक हिला हुआ सिचुएशन है, उसके दिल हिला हुआ बिल्कुल कि मैं क्या करूं। उस आदमी के पास इतना पैसा है, वो डरता है मैं वापस लेके जाऊं तो वापस ना आ सके। मेरी अपनी सरकार से ये गुजारिश है कि भारतीय नागरिक जितने भी विदेश में हैं इनके लिए एक ऐसी स्कीम बनाए, 20 साल के लिए टैक्स फ्री कर दें इनको इंडिया, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस ऑफ स्टेट। ये भारत में पैसा लेके आए और अगर ये पैसा लेके अपने देश में आते हैं तो हमारे देश की सारी फाइनेंशियल क्राइसिस ही खत्म हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा मतलब आपने ये बात कही है, हमारी सरकार तक ये बात ज़रूर पहुंचेगी। और सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी जो मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस चल रही है ईरान और इजराइल वॉर के साथ, तो ऐसे में क्या अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट दिखेगा, अभी शायद करंट सिनेरियो में हमें वो चीज़ें नहीं दिख रही है। स्पेशली अगर हम बात करें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि जो विश्व के और भी देश हैं उन्हें भी इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना समय ये लगेगा कि मार्केट एक दोबारा से स्टेबलाइज हो सके, मिडिल ईस्ट नॉर्मल जिस तरीके से वहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था वो चीज़ें संभल पाएंगी? मेरा ऐसा सोचना है जी कि जो अभी दुनिया की व्यवस्था बनी हुई है उसमें कई देशों ने अपनी एक परंपरा बना ली है कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो, अगर नहीं हो तो आपको फायदा नहीं हो। तो हमारे देश की एक अपनी पॉलिसी है जो हर देश के साथ वो नहीं, अपनी समस्या, हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है हमारे देश के लिए। आज की सिचुएशन जो ग्लोबल चल रही है उसमें हमारे देश ने ऑलरेडी काफ़ी इसमें मोदी सरकार ने विचार किया हुआ है और मुझे यही लगता है कि हमारी जो अभी रशिया, चाइना, इनके साथ जितना हम आपस में व्यापार बढ़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और मिडिल ईस्ट में जो हमें सबसे बड़ी और आगे शिपिंग के लिए मुश्किलें आने वाली हैं, वो जो रूट्स हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते थे, जैसे ईरान से जाता था, उसमें मुश्किल आ गई और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल की मुश्किल आ गई। इसके लिए नए रूट मैकेनिज्म सरकार को देखने पड़ेंगे क्या हो सकता है, क्योंकि निर्यात जितना भी होता है अगर शिपिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी वो कॉस्ट सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए हमारी अपील है सरकार से कि इस पे विचार किया जाए, कमेटीज, सब कमेटीज बनाई जाए हर एक कंट्री के लिए, कंट्री वाइज, और स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में देश अपने साथ मिले हुए हैं और उनका दिल हमारे साथ मिलता है, उनके वतन के लोग हमारे साथ मिलते हैं। शायद सरकार, दूसरी सरकारें नहीं चाहती हमारा उनके साथ रिलेशन हो, तो ऐसे देशों के साथ हमारा रुपी मैकेनिज्म बढ़ाना चाहिए। इनमें से एक देश ईरान है, हम उनकी आदर करते हैं, हमारे देश के साथ प्रेम है। अमेरिट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ काफ़ी ट्रेड बढ़ाया जा सकता है, तो काफ़ी अफेक्टेड है। और मेरी यही दरख्वास्त है अपनी सरकार से कि हम लोग को किसी किस्म की कमी आने की संभावना कम है, क्योंकि वी आर टोटली इक्विप्ड विद ऑल द कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच सर, Thank you, आपका जी। हमारे इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। तो आप देखते रहिए चर्चा ये भी जारी है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे साथ हैं संतोष राव जी, आपका स्वागत है अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में। और अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, वेयर हाउसिंग की, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे किसानों के लिए। जब वो उत्पादन तो कर लेते हैं पर उसे रखने के लिए उनके पास सही चीज़ें नहीं होती है, जिसके कारण कई बार उनकी फसलें खराब हो जाती है। तो ऐसे में संतोष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में जो काफ़ी अभी इम्प्रूव हुआ है पहले से, बट क्या हम किसानों को जो वेयर हाउसिंग प्रोवाइड हम करना चाहते हैं, क्या वो हम कर पाएंगे? देखिए, अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे, एक टाइम था, जैसे डिस्कशन हो रहा था, एक टाइम था हमारा फूड का स्कैरसिटी था। आज के डेट पे क्या है, फूड प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया है और फूड की अवेलेबिलिटी इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सब लोगों को टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और लोगों खेती की मात्रा भी बढ़ रही है। मतलब आप खेती की एरिया कम हो रही है बट प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण और नए नए क्रॉप आने के कारण खेती तो बढ़ रही है। बट अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हम लोग देखते हैं कि इसको बचाया कैसे जाए। आज क्या है, आप एफसीआई के गोडाउन में देखेंगे 3-3 साल का माल पड़ा हुआ है। सारे गोडाउन में आप देखेंगे फार्मर के वहाँ पे क्या धीरे धीरे फैमिली इतना बड़ा हो गया, लैंड का रेट इतना बड़ा हो गया कि अभी वो गोडाउन नहीं बना पाता है, क्योंकि उसको रहने के लिए ही प्रॉब्लम है। तो अभी आप देखेंगे 3 डायरेक्शन में वेयर हाउसिंग को गवर्नमेंट देख रहे हैं। एक तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख का जो डिक्लेयर किया था,
वो बेसिकली जो उनका मेन एम्बिशन था कि रूरल गोडाउन बढ़े, क्योंकि गोडाउन बढ़ेगा तो उसमें गोडाउन के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट भी आएगा, गोडाउन के अंदर क्लीनिंग यूनिट भी आएगा, गोडाउन के अंदर स्टोरेज भी होगा। तो वो मेन था। तो आज गवर्नमेंट 4-5 स्टेट में ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जो पैक्स के माध्यम से गाँव में छोटे छोटे 100 टन, 200 टन, 300 टन, 500 टन के गोडाउन बना रहे हैं। पहले जो बनती थी गोडाउन की इनपुट के लिए बनती थी, कि फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड रखने के लिए। आज जो गोडाउन बन रही है वो आउटपुट के लिए बन रही है। ग्रेन को कैसे स्टोरेज किया जाए, उस ग्रेन को स्टोरेज के टाइम पे उसको प्लेज फाइनेंसिंग के थ्रू, उनको ENWR के थ्रू लोन मिले, ताकि बिचौलिया को कम रेट में ना बेचना पड़े। फिर उनको 5-6 महीना रखने के बाद जैसे डेली उनको प्राइस की इंफॉर्मेशन इजीली मिल रही है, तो जिस दिन उनको बेचना है 25-30% वो मार्जिन कमा सकते हैं और जो आज फार्मर की इनकम बढ़ सकती है। तो ये जो एक थ्योरी थी आज मुझे प्रैक्टिकली दिखता है। हम लोग जैसे वेयर हाउसिंग भी कर रहे हैं, हम 2018 में चालू किया, आज हम 1200 वेयर हाउस पूरा पैन इंडिया में काम कर रहे हैं। और मैक्सिमम वेयर हाउस, मतलब आप देखेंगे तो 70 to 80% वेयर हाउस गाँव, मतलब रूरल में ही है। टायर 2, टायर 3 और पंचायत, मंडी के पास ऐसे मिलेंगे आपको। अगर आप अर्बन में देखेंगे तो गवर्नमेंट की जो आज साइलो की एक नई स्कीम आई है, जिससे कि लैंड की रेट बढ़ गई है, तो वर्टिकल वेयर हाउसिंग की ज्यादा से ज्यादा डिमांड आ रही है। तो FCI ने फ्लोट किया है काफी सारे स्टेट्स में टेंडर, और मेरे हिसाब से आज के डेट पे 400-500 वेयर हाउस मतलब साइलो पाइपलाइन में है। तो एक साइलो की जो यूनिट होती है 12,500 टन का होता है, और एक लोकेशन में 50,000 टन का माल रहता है। तो काफी बड़ा क्रिएट हो रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें पैकेजिंग यूनिट है, तो सारी चीजें एक जगह पे आ रहा है। तो ये आप देखेंगे वेयर हाउसिंग अब खाली वेयर हाउसिंग बन के नहीं रहा, खाली स्टोरेज नहीं कर रहा है, वहां पे फाइनेंसिंग भी हो रही है, प्रोसेसिंग भी हो रही है, हैंडलिंग भी हो रही है, और एक्सपोर्टर। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि जी, एक ही जगह से जी। सारे काम हो रहे हैं। हो तो रहा है। किसान को ना सिर्फ वेयर हाउसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको अगर प्रोसेस करना है। तो मिल रहा है एक अपनी पूरे चीज का। चेन के साथ उसको कनेक्टिविटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे Thank साथ you, जुड़ने thank के लिए। आप बने रहिए, और वक्त हो गया है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ऊंचा जो है उगना तो जड़ों की ओर जाना है, छोड़ आए जो रहन सहन उसको फिर से अपनाना है। गांव की ही सोच का ये खूबसूरत ताना बाना है। अरे दुनिया फिर से सीखने लगी गांव से दुनिया सुंदर दिखने लगी गांव से देखिए गांव से, सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे दूरदर्शन किसान पर। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ है हरीश मेहता जी, और चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरह से आने वाले भविष्य में भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस ओर जाने वाला है। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एग्री का एक्सपोर्ट इंडिया का है वो अभी करीब $50 बिलियन का है, विच इज़ इक्वल टू 4,75,000 करोड़। और इसमें जो है सब चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ भी हैं, स्पाइसेस भी हैं, कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स भी हैं, पार्टली मेरीन प्रोडक्ट्स भी हैं, और टेक्सटाइल्स भी हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है वो करीब $100 बिलियन का किया है, विच इज़ ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ द होल थिंग। डबलिंग हो सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों का रिजेक्शन भी होता है, और उसमें खास तौर पे 5-6 चीज़ें हैं जो कि एक बड़ी गलत सी धारणा बन गई है। बासमती राइस है, स्पाइसेस हैं, और मेरीन प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे रिजेक्शन होते हैं। उसके कई कारण हैं, लेकिन सिंस मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, पेस्टिसाइड्स की, एग्रोकेमिकल्स की, मेरा कहना ये है कि हर जगह केमिकल्स को ब्लेम करना सही नहीं होगा। इस केस में देखा जाए तो कई जगह आप जो इंपोर्ट करते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि कॉन्टामिनेंट्स होते हैं। पहले हमने वीट इंपोर्ट किया था, उसमें साथ में वीट आ गए थे। अब हम मीट इंपोर्ट करते हैं, उसमें और कुछ चीज़ें साथ आ सकती है। तो मेरा कहना है मतलब ये है कि वी हैव टू सी फ्रॉम द एंटायर फ्यूचरिस्टिक थिंग में। एक तो ये कि हमारी जो क्वालिटी है आज की तारीख में बहुत अच्छी है, इन द सेंस जो हमारे नॉर्मल सीरियल क्रॉप्स हैं, इंक्लूडिंग कॉर्न है, मेज़ है, कॉटन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें मैं ये चाहूँगा कि रिजेक्शन जो होते हैं, जैसे आप ओपियम उगाते हैं, गवर्नमेंट उसकी पूरी मॉनिटरिंग करती है कि इतना उगाएंगे, उसमें ये चीज़ डालेंगे। और यहाँ जो मैंने देखा है स्पाइसेस में खास तौर पे, वो केमिकल्स वो यूज़ किए जाते हैं जो कि ऑफ लेबल है,
जिनकी रिकमेंडेशन या हिदायत नहीं दी गई है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उसका रेजिड्यू रह सकता है। लेकिन जहाँ तक दूसरी चीज़ों का सवाल है, वहाँ पे हमने देखा है कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी एक्सेप्टेड है और हर कंट्री में हमारा जो है माल जा रहा है। हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो ख़ास तौर पे ऐसे छोटे कंट्रीज़ है, नाइजीरिया है, अफगानिस्तान है, जहाँ की क्वालिटी का शायद इतना बेसिस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने एक्सपोर्ट की बात करी कि हम बहुत ही पास है उस लक्ष्य के जो हम $100 बिलियन को अचीव कर लेंगे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी वो कौन सी एग्री कमोडिटी है जिसका अभी एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा पार्ट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? देखिए, वी आर नंबर 1 इन राइस, ओके, नंबर 1 इन स्पाइसेस, वी आर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ मेरीन प्रोडक्ट्स भी साथ करते हैं। इन्हीं के बढ़ोतरी मिलने वाली है, लेकिन जब सेटबैक होता है, तो रिजेक्शन होता है, तो पीपल गो बैक कि आप नहीं उगाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी क्वालिटी जो है, अगर आप गवर्नमेंट की सिफारिश के मुताबिक उगाते हैं या उसको कल्टीवेट करते हैं या उसका प्रोसेसिंग करवाते हैं, तो इसमें कोई रिजेक्शन का नहीं सवाल होना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ में जान करके रिजेक्शन करते हैं क्योंकि उनको प्रेशर रहता है कि हमें चाइना से लेना है और किसी कंट्री से लेना है, इसलिए इंडियन फार्मर्स को ब्लेम करने के लिए ये एक ब्लेम गेम खेला जाता है। इसमें मैं कुछ हद तक कहूँगा, बड़ा ब्लेटेंटली कहूँगा, क्योंकि आई सपोर्ट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का मैंडेट है। कई NGOs हैं, फॉरेन फंडेड NGOs हैं, वो इंडिया में फर्टिलाइजर यूज़ के लिए, पेस्टिसाइड यूज़ के लिए, इंडियन फार्मर्स को डिफेम करने के लिए या इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे कहते हैं जिससे कि इंपोर्ट चालू रहे और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें नुकसान पहुंचे। ये मैं आपको इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लोग समझते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारे खुद के लोग जो हैं, फॉरेन फंडेड NGOs हैं, वो इंडिया को बहुत डैमेज कर रहे हैं। उसके लिए मैं चाहूँगा कि किसान भी और हम लोग भी काफ़ी अलर्ट रहें। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे मक्का की। मक्का जो आजकल बहुत ज्यादा उसमें मार्केट में काम हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे एथेनॉल की, तो हमारा जो अभी कंजप्शन बढ़ा है, जो अभी हमें डिले हो रहे हैं, जो वॉर के कारण सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ऐसे में एथेनॉल एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ उभर के सामने आया है इंडस्ट्री में। तो अभी हमारे साथ है बिमल बेगानी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में। सर आपसे सबसे पहले हम मक्का के ऊपर जानना चाहेंगे कि मक्का का जो अभी मार्केट है वो कैसा चल रहा है और आने वाले टाइम पे उसमें क्या उम्मीदें हैं? मक्का का मार्केट अभी करंट प्राइसेस, अभी रबी की क्रॉप आई है जिसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बिहार है। ओके, बिहार में करीबन 70 लाख टन मक्का होती है। बिहार अभी सबसे हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया है। ओके, अभी मक्के के पीछे 2 साल पहले मक्के के प्राइसेस हमारे इंडिया में वर्ल्ड से काफी हाईयर थे, 25, 26, 27 रुपया केजी। पिछले 5 सालों में मक्का का जो प्रोडक्शन है वो पहले जो 22 मिलियन टन होता था, अभी लास्ट 2 साल में ये बढ़ के हो गया 44 मिलियन टन। काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। उसके पीछे कारण यह है कि मक्का की खेती के लिए किसान को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक इजी क्रॉप होती है, बहुत ज्यादा उसको पानी भी नहीं चाहिए, 1-2 बार पानी दे दिया और आराम से हो जाता है। और मक्का में किसानों को कमाई भी अच्छी है। उनकी जो कोस्टिंग लागत होती है वो 10 रुपया किलो की या 9 रुपया किलो होती है, मार्केट में 22 रुपया, 23 रुपया, 24 रुपया तक बिक रहा था। तो इस बोल के मक्का का प्रोडक्शन काफी ज्यादा, मैंने 5 साल में डबल होना कोई मजाक नहीं है इंडिया जैसे चीज में, कोई भी चीज की। तो ये डबल प्रोडक्शन हो गया, वर्ल्ड से हम ऊपर हो गए। हमारे यहाँ से जो 4 मिलियन टन एक्सपोर्ट जाता था वो भी पिछले 2 साल में एक्सपोर्ट जाना बंद हो गया। सर एथेनॉल इंडस्ट्री के बारे में जो हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मक्के से जो एथेनॉल बनाया जा रहा है उसमें क्या ये कारण है जो इस तरह से हमारा मक्के की प्राइस बूस्ट हुए, इसका उत्पादन बढ़ा? क्या एथेनॉल भी एक रीजन है? बहुत बड़ा रीजन है। इथेनॉल की वजह से ही मक्के में डिमांड आई, डिमांड आने से मक्के के प्राइसेस हाईयर हुए तो किसान उधर आकर्षण हुए मक्का उपजाने के लिए, इसीलिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सिंथेटिक मेंथॉल वर्सेस ओरिजिनल मेंथॉल, ये बहुत ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों को, जबकि हमारे किसानों को भी उसको उपजाने के लिए कहीं ना कहीं एक रुकावट पैदा कर रही है। तो हमारे साथ है बसु अग्रवाल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में। सर आपसे हम इस पे बात करना चाहेंगे कि आपने मुझे ये बताया कि ये मार्केट बहुत परेशानियां झेल रहा है, तो इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। जैसे कि अभी पीछे भी एक प्रोग्राम आप लोगों ने किया था और हमारी बात को आगे तक ले जाने का आपका विशेष सहयोग रहा था। मेंथॉल का मार्केट इस समय निश्चित तौर पे बल्कि परेशानी क्या झेल रहा है, अब तो हम इस परेशानी को एक्सेप्ट कर चुके हैं।
मेंथोल जो कि इंडिया में टोटल 40,000 से 50,000 टन की क्रॉप हुआ करती थी, वो कम होते होते अब 20,000 टन पे आ गई है। और एक ज़माने में हम जब विनती करते थे सरकार से कि सर अगर आप लोगों का सहयोग नहीं मिला तो नेचुरल क्रॉप करीब करीब ख़त्म हो जाएगी, अब हम करीब करीब उसी कगार पे हैं। जैसे कि एक नील, अगर आपको याद हो, बचपन में नील आता था, कपड़ों में नील लगता था, लेकिन शायद आज आपको नील की खेती कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेंथोल भी लगभग उसी कगार पे है। अब हम उस कगार पे आ गए हैं कि अब मेंथोल शायद नेग्लिजिबल क्रॉप नेचुरल मेंथोल की रह जाएगी। और अब हम लोगों ने भी मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है कि कोएग्जिस्टेंस दोनों की, नेचुरल मेंथोल की और सिंथेटिक मेंथोल की, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जितनी दुनिया की डिमांड है उतना मेंथोल अब हम पैदा ही नहीं करते हैं। और धीरे धीरे हम उसको और खात्मे की तरफ है, हम उसको और खत्म करते चले जा रहे हैं। अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार से आपके माध्यम से विनती है कि बहुत सारा चाइनीज मेंथोल जो कि बहुत नीचे की क्वालिटी का है, उस पे किसी हद तक कहीं तो कोई बैरियर लगाया जाए, बिल्कुल खुले हाथ से मेंथोल ना आए। सो कहीं ना कहीं सर आपने ये जो आज बात बताई ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उन एग्री कमोडिटीज़ को भी सेव करना है जो परेशानियां झेल रही हैं, सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल। हमारे प्रधानमंत्री का भी यही संदेश है कि हम नेचुरल चीज़ें ग्रो करें, मेड इन इंडिया चीज़ें ग्रो करें और उसे वर्ल्ड तक पहुंचाएं। तो ज़रूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ये बात हमारे आगे ज़रूर तक जाएगी। थैंक यू, बहुत आभार। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में हमने एक कमोडिटी के बारे में नहीं बल्कि कई कमोडिटीज़ के बारे में बात करी, उनके बाजार की बात करी, इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर बात करी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह से इंडस्ट्री काम कर रही है और किस तरह से हमारे किसानों को आगे आना है और अपनी फसल और अपनी उपज को बेहतरीन बनाना है। साथ के साथ हमने उन एग्री कमोडिटीज़ की भी बात करी जो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।